पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं है। मैं अरे ये आप क्या, सुन आपने तो जनादेश, देखिए आपने जनादेश भाई, खोने, आपने जनादेश खोने महाराष्ट्र वाली के बात की। लोगों ने महाराष्ट्र प्रभात के भाई लोगों सुन ने यह लीजिए, साबित किया। सुन लीजिए ना सर, आपने जनादेश खोने वाली बात की। 1984 में आपको मिली थी 415 सीटें और बीजेपी को मिली थी 2 सीटें। लेकिन इसके बाद जब 1989 में चुनाव हुए तो आपने 415 का विश्वास खोते हुए आप खोते खोते पहुंच गए 197 पर और बीजेपी पहुंच गई 85 पर, सिर्फ 5 साल में। फिर इसके बाद जब आगे बढ़े 1991 में फिर इलेक्शन हुए तो 244 पर आप आए और उसके बाद 120 पर पहुंच गई बीजेपी। तो ये जनादेश को खोने का और पाने का सिलसिला चलता रहा है। लेकिन मैं सवाल आपसे ये नहीं पूछ रहा था, मैं आपसे पूछ रहा था एनडीए अलायंस को क्लियर मैंडेट है, फिर आप सरकार बनाने की बैकडोर से कोशिश कर रहे हैं क्या? मेरा सवाल बस यही है, क्या आप बैकडोर से जाएंगे? बिल्कुल, आप समझो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारी विचारधारा के लोग हमारे साथ आना चाहेंगे तो विवेक भाई क्या करें? अगर आपका प्रेम मेरे प्रति होगा तो मैं तो आपको धक्के नहीं दूंगा ना, भाई हो आप मेरे। तो जो हमारी विचारधारा, जो संविधान के साथ खड़े लोग हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात करने वाले लोग हैं, अगर वो हमारे साथ आना चाहेंगे तो स्वागत है उनका। आप समझो इस चीज को, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। तोड़ फोड़ का नतीजा महाराष्ट्र के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उल्टे गाल पे थप्पड़ मारा है। भैया मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप जेडी और टीडीपी तक पहुंचने की कोशिश करें तो बैकडोर ही ना हुआ, तो यही तो मैं कह रहा हूं। और क्या कह रहा हूं, आप कह रहे हैं तोड़फोड़ की कोशिश नहीं, वो तो एनडीए के नेचुरल अलायंस है, वो प्री पोल अलायंस है। ऐसा नहीं कि वो अब वो अलायंस करने की कोशिश कर रहे हैं। किसको बोलते हो नेचुरल? तो नेचुरल करप्ट पार्टी बताते थे अजीत दादा पवार के बारे में और गले लगा लिया इन्होंने। तो महाराष्ट्र के लोगों ने बताया नेचुरल होता क्या है। इनके नेचर पर यकीन नहीं है उनको। महाराष्ट्र के लोगों ने इनकी पोल खोल के रख दी है, इनकी सारी कलई खुल गई। आप किसी के घर में तोड़फोड़ करो और फिर जबरन जबरन जी बताओ ना। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, मैं इसके बाद अनिरुद्ध जी के पास जा रहा हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आप बैगनी क्यों हो गए आज जी? आप बैगनी क्यों हो गए? पर्पल कैसे हो गए आज? क्या हो गया? ये कौन सा रंग चढ़ गया है? हाँ, अरे रंग तो अभी देश का चढ़ा हुआ है। नहीं, पर्पल थोड़ी चढ़ेगा फिर तो तिरंगे का रंग रहा है ना। फिर तो भगवा रंग चढ़ा होता। आप बैगनी दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा ठीक करवाइए इसको। मैं अनिरुद्ध जी रैनबो है, रैम्बो की रैनबो हर कलर दिखेगा आपको। एक रैम्बो एक मूवी भी आई थी, पता नहीं है विवेक भाई, समझिए रेनबो है, कब रंग बदलने पता नहीं है। अच्छा रेनबो है भैया, रेनबो में 7 कलर होते हैं, आप लोग भी कलर बदलिएगा क्या? अनिरुद्ध जी के पास 3 तो ये रहे जी, एक मेरा अपना, फिर बैगनी आप बता ही रहे हो। 4 कलर छिपा रखे हैं हमारे ठीक है, एक एक करके मैं अनिरुद्ध जी के पास जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अनिरुद्ध जी, मेरा सवाल आपसे, आपको पता है जो मैंने पूछा था, पहली बार बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी में नहीं है, विपक्ष ये कह रहा है ये एनडीए की सरकार है, ये मोदी सरकार नहीं है। इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, विपक्ष से ये पूछे जितने बिल पास होते थे, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि 2014 में एनडीए सरकार, 2019 में एनडीए सरकार, आज के टाइम 2024 में एनडीए सरकार है। प्री पोल अलायंस है, मोदी जी को लीडरशिप में किया गया। और अभी क्या कहते हैं, आप ही की टीवी ने ब्रेक कर दिया, हमारे मित्र ने ब्रेक किया कि उनको क्या, मोदी जी को एनडीए का लीडर चुन लिया गया। अब हमारे कांग्रेस के मित्र क्या है, बिल्ली भाग से शिका फूटे मुंगरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, ये आएगा, ये टूटेगा, ये अरे भैया एक बात बताइए, आप में से भी तो टूट सकते हैं। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे कोई संस्था चलाने आए? मेरा ये कहना है, तो खैर हंसी मजाक की विषय है, आप कितनी बार टूटे, पूरी कांग्रेस कितनी बार टूटी सबको पता है। टीएमसी आप में से गई, एनसीपी आप में से बनी, सब आप में से। टीएमसी में दीदी आई नहीं है, इनको समर्थन, उद्धव ठाकरे आए नहीं है। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है। आप ये राजनीति आप समझ नहीं रहे ना, क्योंकि कांग्रेस को लगता है आप 2 साल की फुल प्रूवन गवर्नमेंट हम लोग चलाते हैं, फिर तीसरी बार में एनडीए की फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार आती है। अनिरुद्ध भाई वही बात, प्रश्न करो इनसे, ये डर क्यों रहे हैं? नहीं मैं पूछ रहा हूँ प्रभात जी, आप पूछिए तो सही। प्रश्न करो प्लीज। विवेक जी, आपकी आवाज स्टूडियो थोड़ा कम आ रही थी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ क्वेश्चन आप क्या पूछ रहे हैं जी, या हमारे कांग्रेस के मित्र क्या बोल रहे हैं, उनका भी प्रश्न स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कह रहे हैं कि आप घबराए हुए क्यों हैं? घबराए कौन, घबराए तो ये हैं, ये तो बैठ के टकटकी लगा के नीचे देख रहे हैं कि बिल्ली के भाग से छींका फूटेगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाए। इनके सपनों पे पानी फिर गया। जो ये बैठ के 295 बोल रहे थे, हो सकता है वो बीजेपी के लिए 295 बोल रहे थे।
जी। बुरा मत मानना। गजब का कॉन्फिडेंस है ना, तो 295 जो 295 बोल रहे थे ये, वही पड़ेगा जी और आ गए एनडीए का के 295। अंदर राजनीति को जी, इतना ठीक है। निम्नता- मैं हर चीज कुछ कह रहे हैं, हर चीज के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं निम्नता बाकी भी है। मेहमानों को उतारना रुकूंगा, तो दानिश उसके बाद में आ रहा हूं, हर चीज कुछ कहना चाह रहा इको कर हर जाती, चीज, आप हर वॉइस चीज। इको। अरे भाई चेक करवाइए, उनकी आवाज उनको सुनाई दे रही है। विवेक देखिए, अनिरुद्ध जी जो कह रहे हैं वो स्वीकार कर तो रहे हैं, इसमें कहाँ कोई दो मत है। मैंने पहले ही कहा कि 240 सीट लेके बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जी और सरकार वही बनाएगी। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं तीसरी बार, लेकिन 2014 और 2019 का प्रधानमंत्री बनना अपने मैंडेट के साथ और बाकी दलों को लेकर और एक सहारे बनना, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसको अनिरुद्ध जी ने स्वीकार किया। पहले जो पहली बार जब आए थे तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, बीजेपी के साथ रहे, एनडीए के साथ रहे, वाजपेयी साहब के समय से बीच में आते जाते रहे हैं। मैं शुरू से वही बात कह रहा हूं कि वो यहां भी सरकार बनाने के बाद अपनी मांगों को लेकर आते जाते रह सकते हैं। ये दोनों नेताओं का और इनकी जो पार्टी है उसका चरित्र ऐसा ही रहा है, क्योंकि नहीं, मुसलमानों के मुझे आरक्षण के मेरे मुद्दे एक पर- सवाल है हर्षी, आपसे एक सवाल, इसका फिर मैं अनिरुद्ध जी और बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। मैं सवाल आप जो उनसे पूछ रहे हैं उनका जवाब वो दे देंगे, लेकिन एक सवाल है, सिर्फ दो पार्टी की बात है ना, बोलिए यस और नो, सिर्फ दो पार्टी की बात है ना, टीडीपी और जेडीयू। यहाँ पर दो और अगर पार्टी मैं की बात दोनों है, पार्टियों की उनके पास 28 सीटें आज की तारीख में घटा देता हूं तो फिर भी 8 सीटें कम पड़ेंगी बीजेपी को, जबकि जी, 10 इसी 10 वजह सीटें 10 सीटें पूरे अलायंस को कम पड़ जाएंगी इन दोनों के जाने के बाद भी, इंडिया अलायंस Yes, में। हर्ष जी, इसी तो वजह से 32 से विवेक, इसी 36 वजह दलों को से- संभाल पाना या फिर 8 अदर्स को संभाल पाना, आप बताइए मुझे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाए या उसे बनाना चाहिए, उसे बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए क्योंकि मैंडेट उनके पास नहीं है। मैं सिर्फ इस मुद्दे पर हूं कि सरकार इस बार बीजेपी के लिए चलाना उतना आसान नहीं। ठीक है, मैं इसका जल्दी से जवाब लेता हूं अनिरुद्ध जी से। अपनी शर्तों पर जी, नहीं होगा। अनिरुद्ध जी जल्दी से इसका शॉर्ट आंसर कर, बाकी मेहमान को करूंगा। देखिए, अनिरुद्ध मोदी जी को सामूहिकता में बहुत ही विश्वास है। वो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री बनने से पहले कभी चुनाव नहीं लड़े थे एक बार भी। उसके पहले राष्ट्रीय महासचिव थे बीजेपी के, कई प्रांतों में संगठन महामंत्री थे, जहां उनकी वजह से सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनको सामूहिकता मेरा में एक सिंपल सा विश्वास सवाल है, नहीं, ठीक है अनिरुद्ध जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। दानिश कुरैशी जी, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, जो बात हर्ष जी कह रहे हैं कि भाई गठबंधन की सरकार है और ये है वो है और जो बाकी बातें उठाई जा रही है, अगर प्रधानमंत्री को 2024 का चुनाव अकेले लड़ना था तो अलायंस में जाते ही नहीं, अलायंस करते ही नहीं, वो साथ में नेताओं को लेते ही नहीं, वो कहते बगैर नीतीश कुमार के हम बिहार में जीत जाएंगे, बगैर टीडीपी के आंध्र प्रदेश में, खैर आंध्र प्रदेश एक विकल्प हो सकता है कि टीडीपी साथ में आई, बगैर हम दूसरी पार्टियों के अलग अलग जगह बगैर अलायंस के हम वहां पर आगे बढ़ जाएंगे और जीत जाएंगे। वहां पर तो वो तो 10 साल सरकार चला चुके थे, 10 साल में कुछ काम भी कर चुके थे जो काम आज की डेट में नजर आते हैं। तो अगर बात सबको साथ लेकर चलने की है और उसमें 2-3 दलों को साथ लेकर चलने की बात है तो क्या इस काबिलियत पर क्वेश्चन किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है वो बिल्कुल अलग है। आज वो एनडीए को लेकर के बात कर रहे हैं। आप चले जाइए 2014 में, 2019 में, 2014 में आपको याद हो तो होर्डिंग ये लिखते थे, अब की बार, देखिए इंटरप्ट मत करिए, मेहरबानी करके, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं कर, मुझे ये बताइए, आपको याद होगा, आपको याद होगा, ये बताइए 2014 में क्या बैनर थे, अब की बार किसकी सरकार, क्या एनडीए की सरकार के होर्डिंग थे? वो नहीं, किसके नाम के थे? आप अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो हर्ष जी बात जो कर रहे हैं, पत्रकार मित्र जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि एक दिन रात को, अब ये अगर सरकार बन जाती है फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो रात को 8 बजे मोदी जी आके कहेंगे कि नोटबंदी लागू कर दी जाएगी? इज इट पॉसिबल? नहीं होगा। क्या ये आकर ये कह देंगे कि भाई देश में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, लोगों को चल के जाना, क्या इज इट पॉसिबल? अब नहीं होगा। तो ये जो कड़े फैसले नहीं, ये जो बिल्कुल बिना कड़े के फैसले थे, वो फैसलों पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। मुझे लगता है कि वो बेहतरीन चीजें हैं ताकि जो नकेल कसी जा सके, क्योंकि जिस तरीके से सरकार बेकाबू थी आप देख रहे थे। आप मुझे ये बताइए कि जिन मुद्दों पर वो बात कर रहे थे, क्या वो मुद्दे नजर नहीं आते? मैं फिर रिपीट कर चुका हूं कि चाहे उत्तर बिहार की बात हो कि चाहे चंद्रबाबू नायडू की बात हो, तो क्या अब उन आरक्षण के मामले में क्या होगा? क्या चंद्रबाबू नायडू के साथ में ये उस पर कंडीशन बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दिक्कत यही है कि आपको सबको साथ की बात जब आती है तो आपको अवाम को सबको साथ लेने की बात थी, और आपने अवाम को साथ नहीं लिया, इसलिए आज आप दर दर बैठे हैं।
नहीं, आप भी तो इंडिया अलायंस को दिन भर गाली देते थे, आपने देखिए, इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर दिया। देखिए सुनिए मेरी बात, सवाल ये है हम नरेंद्र मोदी और भाजपा की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ पहले भी थे, अब भी हैं और कल भी रहेंगे। तो कोई फिर- समर्थन मांगे तो फिर तब बाकी भी दलों में आप में क्या फर्क रहेगा? नहीं तो क्यों बात, हम उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। बताइए, वो जो मुसलमानों के खिलाफ जो उनकी राजनीति है खुले तौर पे, उसकी मुखालिफत करते हैं, तो क्या गलत करते हैं बताइए आप। और लीजिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आ गई, एक्सक्लूसिव बैंड भी लगा दीजिएगा इस तस्वीर पर। लीजिए, ताज़ा तस्वीर आप देख रहे हैं इंडिया अलायंस के नेताओं की। एक तरफ बीजेपी के गद्दावर नेता हैं और एक तरफ जो एनडीए अलायंस है उसके नेता हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार हो, एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो, जीतन राम मांझी, इधर देवेगौड़ा जी को हम देख सकते हैं, पीछे बाकी दल चिराग पासवान और बाकी जो घटक दल हैं उनको देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि, मुझे नहीं लगता इसमें, इस तस्वीर में कोई परेशानी आने वाली है अगले 5 साल में। तो अगले 5 साल क्या विपक्ष को एक अच्छे विपक्ष की भूमिका के लिए तैयार हो जाना चाहिए? दानिश कुरैशी जी। देखिए, जहां तक विपक्ष की भूमिका और सत्ता पक्ष की भूमिका है वो तो चीजें निकल कर आएंगी ही, लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा कि सरकार की जो कार्य करने की जो शैली है उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा, और अच्छी बात है, लगना ही चाहिए, क्योंकि अवाम के पक्ष में जो बात हो। मैं फिर से ये एक बार पूछ लूंगा कि क्या किसानों के मामले में 10 सेकंड, क्या किसानों के मामले में वापस फैसला ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। वो दर्शकों के लिए करेक्शन कर रहा हूं, वो एचडी कुमार स्वामी है जो ठीक अमित शाह के बगल में खड़े नजर आ रहे हैं। आपका जवाब पूरा कीजिए। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि जो फैसलों की बात करते हैं, क्या कड़े फैसलों की जिनकी बात करते हैं, तो क्या किसानों के मामले में वो ये फैसला ले पाएंगे? क्या नीतीश या अगर चंद्रबाबू की बात की जाए या और दूसरे लोगों की बात की जाए, तो वो परिस्थितियां नहीं रहेंगी जो अब तक थी। मुझे लगता है कि 2024 में परिस्थितियां बदलेंगी। ठीक है, रोहित जी इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जोशी जी के पास जा रहा हूं। रोहित जी, विवेक जी, मुझे क्या कड़े फैसले अब नहीं हो पाएंगे? देखिए, देश के लिए जो भी कड़े फैसला फैसले लेना तो उचित मतलब होगा। अच्छे शब्द देश, नहीं, वो देखिए, है। प्रायोरिटी एनडीए की प्रायोरिटी देश की जनता रहेगी, एनडीए की प्रायोरिटी किसान रहेगा, एनडीए की प्रायोरिटी युवा रहेगा, एनडीए की प्रायोरिटी महिला रहेगी, एनडीए की प्रायोरिटी, एक मिनट, बीजेपी के प्रवक्ता से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक मिनट चुप हो जाए। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल हो चाहे एनडीए हो, हमारी प्रायोरिटी किसान रहेगी, हमारी प्रायोरिटी युवा रहेगा, हमारी प्रायोरिटी महिला रहेगी, हमारी प्रायोरिटी देश का विकास रहेगा, हमारी प्रायोरिटी देश को सुपर पावर बनाना रहेगा, हमारी प्रायोरिटी देश को डेवलप्ड कंट्री में के बैनर पे लेके जाना रहेगा, हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि देश का कोई भी गरीब भूखा ना सोए, हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि कोई भी देश का व्यक्ति इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु ना हो, हमारी प्रायोरिटी रहेगी कोई भी बच्चा अशिक्षित ना हो। तो देश की जो प्रायोरिटी है वो एनडीए की प्रायोरिटी है, और देश की प्रायोरिटी के लिए जितने कड़े कदम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे। रोहित भाई, बीजेपी मेजॉरिटी में नहीं है तो आप यहाँ गेस्ट को चुप करा देंगे? नहीं, अरे मतलब मेरे भाई हैं, आपने मुझसे सवाल पूछा था विवेक भाई, अब यहाँ तो झगड़ा मत करवाओ। आपका सवाल मुझसे था, आपने तो कहा 1 मिनट चुप हो जाइए, ऐसे रूडली का मुस्कुरा के भी कह देते। मैं समझ गया, मैं आप लोग भी यही तो गठबंधन है, यही है की शक्ति है। यही अनुरुद्ध जी एग्जाम्पल दिख दिया ना आपने, मैंने एग्जाम्पल दिखा दिया यहीं पे, लाइव डिबेट शो में दिखा दिया मैंने। जो बात मैंने रोहित जी, मैं प्रभात जी आ रहा हूँ। अनुज जी एक छोटा रिएक्शन, अनुज जी एक छोटा रिएक्शन। दानिश जी को दिक्कत क्यों हो रही कड़े फैसले पर? जी नहीं, मुझसे पूछ रहे हैं। जो बात मैंने कही वही बात रोहित जी ने कही, तो दानिश जी को दिक्कत क्यों हो रही कड़े फैसले पर? मैं इसका मतलब दानिश जी मान रहे थे कि पिछले 10 सालों में कड़े फैसले हुए हैं। क्या कड़े फैसले? आधी रात को नोटबंदी लगा देना, ये कड़ा फैसला था, ये कड़ा फैसला था। नहीं, अब बेशर्मी की हद है, बेशर्मी की हद है। आपने लॉकडाउन लगा दिया, लोगों को पैदल कर दिया, हजार और 1500 किलोमीटर लोग पैदल, ये कड़ा फैसला था। मुझे लगता है कि ये कड़े फैसले आपने न लिए होते तो परिस्थितियां और होती। जी ठीक है, मैं जल्दी से भुवन जोशी जी के पास जा रहा हूँ। भुवन जोशी जी के पास जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा। भुवन जोशी काफी देर से वेट कर रहे हैं। भुवन जोशी, क्या इंडिया अलायंस बैकडोर से सरकार बनाने की कोशिश करेगा या कर सकता है, या इस दिशा में सोच रहा है? इसका चिंतन तो है, जो आज स्थिति में है कि वो समर्थन दे और सरकार बने, क्योंकि 272 का आंकड़ा इसके लिए जादुई चाहिए, ये पूरे देश को पता है। अब उन लोगों को तय करना है कि तानाशाही के साथ रहना है, चंडीगढ़ की हत्या पूरे देश में होती रहे, चंडीगढ़ पूरा उदाहरण बनता रहे। और रही बात, अभी मैं सुन पा रहा था जो आपकी चर्चा चल रही थी, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की 14, 19 और 24 की जो कैंपेनिंग है वो हमने देखने का काम करा, पूरे देश में देखने का काम करा। उसमें केवल फैक्टर मोदी जी का था, लेकिन कल जब वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उस भाषण को भी मैंने सुनने का काम करा। और मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, कम से कम 10 साल के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी
एनडीए शब्द की पुनरावृत्ति करते हुए लाए और मान्य और जो दोनों फिगर है जो आज जादुई आंकड़े को जो पार करा सकते हैं, आदरणीय नायडू साहब, आदरणीय नीतीश कुमार साहब, उन दोनों का नाम कम से कम 2-2, 3-3 बार लेने का काम करा। और अभी मैं इंडिया अलायंस की बैठक को भी देख पा रहा था, उसमें कई चेहरे जो राजभर साहब है, निषाद साहब है, वो सब गायब है। यानी जरूरत के हिसाब से आज लोगों को बुलाया गया है, जिनकी जरूरत है उनको, और बाकी गठबंधन तो चल ही रहा था जैसे पहले चल रहा था। ये प्रश्न है। और आज मैं कहना चाहता हूँ जो भी होगा, अब सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी कि किस प्रकार मणिपुर में जैसे अगर घटना घटती है, उस तरह की घटना घटती है तो प्रधानमंत्री मजबूर होंगे। यानी कि आपने एक लाइन में कह दिया कि हमारे पास अगर विकल्प खुले हुए तो हम उसके लिए जाएंगे। मैं सर एक विषय पर कंप्लीट कर दूंगा कि अब क्या नहीं हो पाएगा देश में, और वो भी बीजेपी की गवर्नमेंट कह लीजिए, एनडीए की गवर्नमेंट, अब ये नहीं हो पाएगा कि मणिपुर में आग लगी तो प्रधानमंत्री को जाना पड़ेगा, पहलवान बेटियां घसी थी तो जाना पड़ेगा। मतलब ये कहने का मतलब है कि आप अब मजबूत विपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे, एक प्रोजेक्शन आप दे रहे हैं, आप विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाएंगे। प्रभात जी के पास चलो, आखिरी सवाल लेकर। प्रभात जी, मेरा सवाल आप ही को, आखिरी सवाल आपसे ही है। मैंने जो सवाल किया भुवन जोशी जी से, आपसे भी वही पूछना चाह रहा हूं। जब आपके पास मेजोरिटी नहीं है तो कौन से खेल में लगे हुए ये भी बता दीजिए। ये बैगनी लाइट वाला खेल क्या आपका? नहीं, मेरा एक दो छोटा छोटा प्रश्न है विवेक भाई आपके माध्यम से। हाँ, एक तो रोहित भाई ने बहुत सारी बातें बताई। रोहित भाई, एमएसपी पर कानूनी गारंटी दिलवाओगे ना?